टू डेंटेड लाइन, यानी डेंटेड लाइन के डिस्टली अगर कोई अल्सर है ओवल शेप तो उसे क्या कहते हैं हम? फिशर। क्या बोला मैंने? अल्सर। ये नॉर्मल वूंड नहीं होता। एक वूंड जो अपने हीलिंग कैपेसिटी छोड़ जाए या भूल जाए कि मुझे हील होना है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्सर। ठीक है जी। तो अल्सर में कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती? पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर में एंटीबायोटिक पूछा मैंने, तो फिर क्यों देते हो फिशर के अंदर? क्वेश्चन का आंसर मिला? लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई साहब ये तो अल्सर होता है, अल्सर में एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं होता, इसीलिए एंटीबायोटिक देने से वो कभी वो ठीक नहीं होता। आराम किससे मिलता है? आप क्रीम लगा दो उसके ऊपर, सूदनिंग एजेंट, ठंडी कोई चीज लगा दो उस पर, इसको आराम मिल जाएगा। ठीक है। सिकाई से क्यों आराम मिलता है? सेट्स बात करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब आगे चलते हैं। अकर्स इक्वली बोथ सेक्सेस, टेंड टू अकर इन यंगर एज ग्रुप। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि फिशर एक नॉर्मल वूंड नहीं, एक अल्सरेशन है। अब अल्सरेशन क्यों होती है? अल्सरेशन का मतलब बार बार रगड़ लग लग के जब एक जख्म नासूर बन जाता है तो हम उसको देसी भाषा में अल्सर कहते हैं। मल्टीफैक्टोरियल इनिशिएटिंग फैक्टर क्या है? पोस्टीरियर पेरिनेल डिसेंडेंट कपल्ड विद एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द एनोडर्मा वर्नेबल टू टियरिंग, यानी बहुत ज्यादा जब स्ट्रेचिंग की जाती है। फिक्स्ड एनोकॉक्सियल लिगामेंट पोस्टीरियरली, एक्सट्रीम बाउल पैटर्न, हार्ड स्टूल, एक्सप्लोसिव डायरिया। या तो हार्ड पॉटी की वजह से होता है या एक्सप्लोसिव डायरिया। एक्सप्लोसिव डायरिया का मतलब बहुत ज्यादा दस्त लग जाए तो भी ऐसा होता है। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग एट डिफिकेशन, परपुरेटिंग फैक्टर। अगर आप क्या नाम है डिफिकेशन करने गए तो एक्सेसिव स्ट्रेनिंग हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए, उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रिंसिक एनल स्फिंक्टर हाइपरटोनिया। इंट्रिंसिक एनल स्फिंक्टर हाइपरटोनिया का मतलब क्या है? कि जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है उसकी टोनिसिटी बढ़ जाती है, उसकी टोन हाई हो जाती है। अब टोन हाई कैसे होती है? अब आपको ये समझना है, टोन हाई का मतलब समझो आप। टोन हाई को आप इस बात से इमेजिन करो आप कि टोन कभी भी किसी चीज की तब बढ़ती है या तो मसल अपनी क्षमता से जब ज्यादा काम कर लेती है तो या तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है या अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ देती है। ठीक है, तभी टोन बढ़ेगी, वरना टोन बढ़ेगी नहीं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। रिलेटिवली टिश्यू एस्चीमिया। ठीक, अब इससे क्या होगा? टोन बढ़ने की वजह से जो रिलेटिव टिश्यू होंगे उसमें एस्चीमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई घट जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या शुरू हो जाएगा? नेक्रोसिस का ऐसा शुरू हो जाएगा और अल्सरेशन फॉर्म हो जाएगी। पाउसिटी ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर, मतलब पॉज। पॉज का मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं है, रुक रुक के फ्लो आ रहा है। लेस डेंस कैपिलरी। अब आप इसको ऐसे समझें, जब कभी भी कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज होता है तो हार्ट बीट बढ़ती है कि घटती है? टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है, कॉमन सेंस है। क्यों? अच्छा, टैकीकार्डिया होने से हार्ट के चैम्बर में क्या चेंजेस आते हैं? हाँ, वो भी होता है। दूसरा क्या होता है कि चैम्बर जो है वो प्रॉपरली भरते नहीं। ब्लड आया गया, 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 लेकिन जो प्रॉपर फिलिंग होनी चाहिए चैम्बर्स की वो नहीं हो पाती, प्रॉपर भर के प्रॉपर निकल नहीं पाता है। तो यहां पर भी क्या हुआ? ब्लड तो है लेकिन जितना भी रिलेटिवली टिश्यूज है उसको उसकी पर्याप्त ब्लड सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही। अगर उसको उसकी पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एक लिमिट के बाद क्या होगा? वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट होने से क्या होगा? वो अपनी हीलिंग कैपेसिटी छोड़ देगा। जब वो अपनी हीलिंग कैपेसिटी छोड़ देगा तो रिलेटिवली मसल क्या करेगी? उस हिस्से को छुपाने के लिए टोन बढ़ा देगी। टोन का मतलब मसल टाइट हो जाएगी कि भैया बार बार पॉटी निकलती है, रगड़ मारती तो इससे अच्छा पॉटी दबाव लेके निकले। बॉडी का अपना रिएक्शन है, जैसे ठंड में हमारी बॉडी सिकुड़ जाती है, गर्मी में एक्सपैंड हो जाती है, ये बॉडी का अपना है। अगर मान लीजिए आपने किसी ठंडी चीज को छूट किया तो आपकी स्किन श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई कम हो गई तो वो प्रॉपर फंक्शन तो लैप्स हो गया, वायु का प्रकोप हो गया, जिसकी वजह से जो टोन है मसल टोन वो बढ़ गई। मसल टोन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जितना भी एरिया है जिसको जितना नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नरिशमेंट उसको प्राप्त नहीं होगा। जब वो नरिशमेंट उसको प्राप्त नहीं होगा
तो अल्सरेशन कभी भी रिपेयर नहीं हो। तो जब आप सिट्स बाथ देते हो, गर्म सेक देते हो, तो उससे ब्लड सप्लाई को चैनलाइज करने में मदद मिलती है। इसीलिए फिशर वाले पेशेंट में सिट्स बाथ मिरेकल की तरह काम करता है। सर में आ गई बात? ये गर्माइश मिलेगी तो ब्लड चालू हो जाएगा। जैसे ठंड हो जाए, खून जम जाता है, गर्म होते ही खून चालू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। हिस्टोरिकली 6 हफ्ते पुरानी अगर बात हो गई हो, मतलब 6 हफ्ते हो गए हो, तो हम क्या कहते हैं इसको? क्रॉनिक। और 6 हफ्ते से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? अक्यूट फिशर। अक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर में 6 हफ्ते का अगर गैप है तो पहली हिस्ट्री से लेके अगर 6 हफ्ते हो गए तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो चुका है, अक्यूट की स्टेज उसकी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं जी जो आपको बता रहे थे फर्स्ट डे, सुपरफिशियल और डीप फिशर में चेंजेस। सुपरफिशियल फिशर क्या होता है? सीवियर पेन प्लस माइनस ब्लीडिंग। सीवियर पेन प्लस और माइनस ब्लीडिंग, यानी कि पेन तो बहुत भयंकर होता है, ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सुपरफिशियल सेपरेशन, इसमें क्या होता है? खाली ऊपरी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वही सेपरेट हुई होती है। ठीक है। बेस ऑफ द फिशर डज नॉट रीच इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अब इसमें क्या होता है? इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होती है वहां तक कभी भी इसका बेस नहीं पहुंचा होता। Vast majority heal spontaneously within days or within the weeks of appropriate conservative treatment. बहुत सारे फिशर खाली ठीक कैसे हो जाते हैं? सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। कौन से वाले? सुपरफिशियल। ठीक है। इसलिए अगर आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्रीम अप्लाई कराते हो, लोकल एप्लीकेशन देते हो, ज़ैलोकेन, सिट्स बात कराते हो, डाइट ठीक करते हो, उसे इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं डीप फिशर की। नेक्स्ट स्लाइड। अब डीप फिशर क्या है? डीप ऑफ्टन विजिबल फाइबर ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अब आपने जो पहला केस परसों देखा था उस लेडी वाला, उसमें मैंने क्या शब्द बोले? विजिबल फाइबर। सफेद सफेद फाइबर दिख रहे थे स्फिंक्टर के, दिख गए थे ना? तो किस बात की आइडेंटिफिकेशन है? ये डीप फिशर। अब डीप की बात करें तो क्या होता है? मिनिमल ग्रैनुलर टिश्यू एट द बेस होता है। इसमें मिनिमल ग्रैनुलर मतलब टिश्यू ही नहीं होता जो हील करे, इतना एक्सपोज हो चुका है, मतलब छील छील के एक्सपोज हो चुका है ज्यादा। वाइट पियर शेप अल्सर था, चौड़ा अल्सर था, ओवल शेप नहीं था, पियर शेप था। दूसरा, क्या आपको सेंटिनल टैग दिखा उसके साथ में जो हमने एक्सीज किए थे? तो इंडुलेटेड अल्सर एजेस, इसको क्या कहते हैं? सेंटिनल टैग्स। ठीक है। प्रॉक्सिमल हाइपरट्रोफिक पैपिला लेटर इज नॉट यूनिवर्सल। आफ्टर प्रोसीजन आइदर टेंड टू हील विदाउट इंटरवेंशन, रिकर रेगुलरली। ये बार बार होता है, ये अपने आप हील नहीं करेगा, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से कभी भी ठीक नहीं होगा। may result chronically and prolongation the repetition of because of superficial fissure they may arise nova as a result of deep tearing right from the start। ठीक है नी, इसमें डीप टेयरिंग हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं जी लोकेशन के ऊपर। पहले लोकेशन क्या है? 75% पोस्टीरियर मिड लाइन होता है, यानी 6 o'clock, 25% एंटीरियर मिड लाइन 12 o'clock, बहुत 3%। जो लेडी आपने देखी वो 3% में थी, जो कल लड़ी सिफिलिस, एड्स और इल कार्सिनोमा। यानी अगर 6 और 12 को छोड़कर कहीं भी फिशर है तो फिर ये बीमारी ढूंढो पहले। बहुत से लोग क्या कहते हैं? फिशर मतलब सिट्स बाथ, फिशर मतलब क्रीम लगाओ, जबकि वो सिर्फ किस में एप्लीकेबल है? 6 और 12 पर। 6 और 12 के अलावा कहीं पर भी फिशर है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। may last for several minutes to hours or the entire day। may last for several minutes to hours or the entire day। गुदा मार्ग पे जो दर्द होता है, ये दर्द कैसा होता है? कभी कभी मिनटों तक, कभी कभी घंटों तक, कभी कभी पूरे। रेक्टल ब्लीडिंग कैसी होती है? मिनिमल और ब्राइट रेड। मिनिमल ब्लीडिंग होती है लेकिन कैसी होती है? लाल, टमाटर की तरह लाल। क्योंकि ये किसकी ब्लीडिंग है? आर्टरी की, वेन की? ये आर्टरी। ऑप्शन में आया। पाइल्स में क्या होता है? वेन।
फिशर में क्या होती है, में क्या होती है नर्व, और फिस्टुला में क्या होता है एब्सिस। तो सब बीमारियों की पैथोफिजियोलॉजी, ओरिजिन, कॉज, ये सब अलग अलग है, ठीक है, इसलिए बीमारियां अलग अलग है। नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल एग्जामिनेशन में आराम से बटक को ढीला करना है, पोजीशन देखनी है, अक्यूट क्रॉनिक देखना है। प्रोक्टोस्कोपी इसमें कोई फायदेमंद नहीं होती, इसलिए लिटिल वैल्यू। तो आपको समझ में आएगा भाई प्रोक्टोस्कोपी हमको कभी भी अक्यूट फिशर में नहीं करनी होती, उससे क्या होता है फिशर फट जाता है, ठीक है, तो उसको नहीं करते। Acute surgery is a strong suspicion of secondary pathology. Procedure can be done under anesthesia when surgery is being undertaken. Next slide. Diagnosis, corrected description, generally easily confirmed by physical examination. इसको एक आपको कंफर्म करने के लिए एक ही मेजर है, वो है अपनी आंख से देखना। फिशर की कोई भी इन्वेस्टिगेशन अलग से उसको प्रूफ नहीं कर सकती, ठीक है। इस पाइल्स में प्रोक्टोस्कोपी काम आती है, फिस्टुला में एमआरआई काम आता है, पॉलिप में सिग्मोइडोस्कोपी या क्रोनोस्कोपी काम आती है, अल्सर्स में काम आती है, लेकिन फिशर नैनो के अंदर ओनली अपनी आंख से देखकर ही आप कंफर्म कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ही उसका रास्ता है, वो किसी डायग्नोस्टिक टूल से कंफर्म नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। अब concomitant presence when the patient complained of ill pain, in pain अगर कहे तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं भैया, पैरेलल एब्सेस भी हो सकता है, इल फिस्टुला भी हो सकता है, आईबीएस में भी गुदा मार्ग पे दर्द होता है, मैंने आपको कल ही बताई ये बात। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी होता है, इल कार्सिनोमा भी होता है, और ओल्डर एज में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, डिफिकेशन का पॉटी फंस जाए, तो भी लेटरिन के रास्ते में दर्द बनता है। तो खाली दर्द फिशर नहीं होता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, इसलिए एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, मस्ट है और मैंडेट है। नेक्स्ट स्लाइड। एटिपिकल फिशर पेनलेस होते हैं, नॉन लीडिंग होते हैं, फर्दर इवैल्यूएशन बाय एग्जामिनेशन, पॉसिबली बायोप्सी एंड कल्चर। बायोप्सी और कल्चर से ही आप फिशर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो, उसके मेजर को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको समझ में आएगा भाई, टिपिकली तो आपको देख के पता लग गया, एटिपिकल में बायोप्सी कराओ या उसका कल्चर कराओ या बाकी टेस्ट करा के देखो। कौन से वाले में, एसटीडी हो, क्रॉन डिजीज हो, टीबी हो, एड्स हो, उनको देखने के लिए। अब आते हैं ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक फिशर, हाफ ऑफ द पेशेंट एक्यूट एंड क्रॉनिक फिशर विल हील विद नॉन ऑपरेटिव मेजर, लेकिन नॉट एज इफेक्टिव एज सर्जरी। लेट रिकरेंस इज हायर अबाउट 50% विद नॉन ऑपरेटिव, यानी 50% में बिना सर्जरी के कोई फायदा नहीं मिलता, आराम तो मिल जाता है 50% में। यानी अगर मान लीजिए अगर आपकी ओपीडी में पेशेंट आया, आपने उसको क्रीम लिखी, सिट्स बार लिखा, उसके आराम नहीं आया, तो उसका ऑप्शन अब मेडिसिन नहीं है, उसका ऑप्शन अब सर्जरी है। और फिर पेन, ब्लीडिंग विद ट्रॉमा टू सेंट्रल पाइल्स, परसिस्टेंट टेनेसमस, टेनेसमस क्या होता है, बार बार दबाव लगता है लेटरिन के रास्ते में कि आएगी पॉटी आएगी, बट आती नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। ऑपरेटिव फॉर ट्रीटमेंट फेलियर सेंटिनल पाइल्स, आप सुन देखो मैंने क्या किया माता जी में। ऑपरेटिव में क्या करना है, जिसमें ट्रीटमेंट फेलियर हो चुका हो, सेंट्रल पाइल्स की सर्जरी होगी। कैसे होगी, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ एसपी एंड फाइब्रस पॉलिप रिलीव द सिम्टम एंड ऑफर्स गुड हीलिंग। समझ में आ गया माता जी ने क्या कहा फिशर ठीक करने के लिए, बस ये जैसे आप उसको हटा दोगे हीलिंग पावर बढ़ जाएगी उसकी। अरे भाई अगर मान लीजिए आपने कोई चीज कट करी तो ब्लड सप्लाई बढ़ती है घटती है, बढ़ गई ना। डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा था कि कॉटरी से क्यों नहीं काटते, अब आप कॉटरी से काटोगे तो ब्लड सप्लाई घटेगी बढ़ेगी। हमें फिस्टुला में ब्लड सप्लाई वहां पर कुछ करना थोड़ी था, इसलिए इशार लगा दिया, करेक्ट। लेकिन जब फिशर की बारी आई तो हमने इशार क्यों लगाया, इसे नहीं लगाया कि हमें बर्न नहीं करना है, हमें ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, घटानी नहीं। फिशर में लगाते हैं, अंदर लगाते हैं, जहां पर आप एसपी, इसे का फिशर पे लगाना, फिशर बर्न होगा तो फिर सप्लाई कट जाएगी। आपको एनल वॉल्व को करना है कि भाई तेरी इंजरी ठीक कर देते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है नहीं। तो हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इनिशियल मोड ऑफ ट्रीटमेंट कॉज अ लैक ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा डाइटरी हैबिट, मेडिकेशन, बायोफीडबैक, पेरेंटल सपोर्ट, सिट्स बार, टॉपिकल ऑइंटमेंट,
और मॉडिफाइड सीट। नेक्स्ट स्लाइड। एनेस्थीसिया, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स कुछ लोग इसमें देते हैं टॉपिकल ऑइंटमेंट में, ओरली नहीं, टॉपिकली लोकली अप्लाई करने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए नहीं, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन पस ना बन जाए, फिस्टुला ना बन जाए, जो आज आपने पढ़ा कि फिशर में एसोसिएटेड फिस्टुला बन जाता है। उसके अलावा HCl, हाइड्रोकॉर्टिसोन, फ्लेमेंसिटिन सल्फेट एंड एस्कोलिन। नेक्स्ट स्लाइड। 2% GTN ऑइंटमेंट 2 to 3 टाइम्स डेली। अब एक बात समझने की है साहब, 6 हफ्ते 90% हीलिंग रेट होता है और 85% LIS, यानी 6 हफ्ते में क्रीम लगा के जो फायदा मिलता है वो एक दिन के 85% मिलता है LIS करने के बाद। यानी जो आपने परसों एक प्रोसीजर देखा था मेरे को, मैंने पिन करके कट लगाया, उससे 85% रिजल्ट सेम डे मिल जाता है, जबकि आप क्रीम लगाओगे 6 हफ्ते जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम डे LIS देता है। LIS लेटरल इंटरल स्पिंचरेक्टमी जो हमने परसों परफॉर्म की थी, ठीक है नी। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें कुछ है नहीं, 2% डिल्टेजम की क्रीम, 2% डिल्टेजम की क्रीम किस काम आती है? डिल्टेजम किस काम आता है? वैसोडाइलेशन। यहाँ क्या करना है? वैसो कंस्ट्रक्शन करना है, डायलेशन करना है। यहाँ भी वैसोडाइलेशन करनी चाहिए, तो वैसोडाइलेशन करनी है, तो डिल्टेजम देने से क्या होगा? बीट कंट्रोल हो जाएगी। हम जैसे कार्डिक बीट बढ़ जाती है, वैसो डायलेट करके बीट कंट्रोल करते हैं ना, तो डिल्टेजम की क्रीम भी वही काम आती है, 2% डिल्टेजम, ठीक है। वो किसी पेशेंट में अगर फ्रीक्वेंसी है पेन की ज्यादा तो आप ये ओपीडी में एडवाइस कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसमें लॉट्स या केलर डायलेटर से डायलिटेशन की जाती है, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करना, वैसो डायलिटेशन करना है, ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना है, तभी फिशर हील करेगा, अदरवाइज फिशर हील नहीं करेगा, ठीक है। अब हम एक वीडियो चलाएंगे, अब रोक लेंगे इसको, वीडियो चलाएंगे स्पिंचरेक्टमी की दोबारा। ये लोग अब